नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये है हमारा पहला पड़ाव जहाँ पे हमारा पहला एग्ज़ाम होगा 80 मार्क का। ओके, तो ये हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम रहेगा, जो मिड टर्म हमारा एग्ज़ाम रहेगा, उसके अंदर भी हमें बहुत कुछ स्कोर करना है। द रीज़न इज़ दैट कि यही मार्क्स हमारे इंटरनल में जुड़ते हैं। तो इसके लिए पहला पड़ाव हम पार करने जा रहे हैं, तो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। आई होप अपनी वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। इफ़ केस अगर आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट भी एग्ज़ाम आ रही है तो वो भी इसमें आपके कवर अप हो जाएगा। और आज हम करने वाले हैं 13 दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। इस तरीके से मैं आपको काफ़ी कुछ मटेरियल देती जाऊँगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो चलो बच्चों, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, यहाँ तक कि ये बोर्ड के एग्जाम में भी दिखेंगे। तो अब ये मत सोचना कि अच्छा ये तो खाली मिड टर्म के लिए रहेगा, बोर्ड के लिए अलग रहेगा। बोर्ड के लिए वी हैव द एक्स्ट्रा मोर क्वेश्चंस नो डाउट, बट ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बेटा वही सारे क्वेश्चन दूंगी जो आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। फालतू के कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं देने वाली हूँ जहाँ पे आपका बेमतलब का मैं आपका ब्रेन यूज़ करूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। आई हैव द 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। तो इसके लिए मेरे हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ, और हर एक चीज़ को ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी आपको मटेरियल मिलेगा ना बेटा, दैट इज़ द ऑथेंटिक मटेरियल। पूरे यूट्यूब चैनल पे गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आपको ये वाला मटेरियल कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो अवर एनवायरनमेंट, हो सकता है कि आपका ये वाला चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में भी स्कूल वाले पूछ सकते हैं, वरना ये आएगा तो ज़रूर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात, अगर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम एक वो जगह होती है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो थिंग्स होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को एक दूसरे के सस्टेनेंस में हेल्प करते हैं, उसको अपन कहते हैं इकोसिस्टम। साधारण शब्दों में बोलूँ बेटा, तो अगर मैं ज़िंदा हूँ या आप ज़िंदा हो, क्यों ज़िंदा हैं हम लोग, क्योंकि जैसे हमको बताया गया बचपन में, ठीक है, कि जल ही जीवन है, तो बिना जल के तुम जी नहीं सकते हैं। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ना वाटर एंड ऑक्सीजन दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। अब वो है तो हम जिंदा हैं। अच्छा, अगर हम हैं तो उनका इंपॉर्टेंस है, वो भी बात हो सकती है ना। इफ़ वी आर अवेलेबल ऑन द अर्थ तभी तो उनका इंपॉर्टेंस है, वरना क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एक भी कंपोनेंट मिस हो जाएगा तो दूसरा कंपोनेंट जिंदा नहीं रहेगा, और इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जैसे मैंने कहा कि कंपोनेंट, तो अभी दो कंपोनेंट आते हैं, इसको हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है, चींटी आ गई, बर्ड्स आ गए, सब आ गए इसके अंदर। और अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट आ गया, विंड आ गया, वाटर आ गया, ओके, गैस आ गया, सब कुछ आ गया। सो देख लेते हैं, बायोटिक, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन एन इकोसिस्टम मेकअप द बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, देखो बायोटिक का मतलब क्या है, बायो मतलब लाइफ, है ना। बायोटिक में बायो का मतलब क्या होता है, ओके, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ, ठीक है, तो लाइफ चलाने के लिए या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो इकोसिस्टम में होते हैं, उसको अपन कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें प्रोड्यूसर्स आ गए, मतलब कि प्लांट्स आ गए, अलगे आ गए, कंज्यूमर्स, उनको खाने वाले, बकरी आ गए, गाय आ गई, ठीक है, ये सब आ गए। डिकम्पोजर्स, जब वो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करना होता है, तो डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक साथ मिली, मतलब भगवान ने ऐसे बनाया ना कि हर एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये सब चीज़ें मेंटेन होती है तो हम इकोसिस्टम को बैलेंस बोलते हैं, सीधी सी बात है। फिर बात करते हैं हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब सीधी बात है, अबायोटिक, मतलब नॉट, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, तो जिसकी लाइफ नहीं है उसको हम नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, ओके, वो आपको अबायोटिक फैक्टर्स दे देंगे, लाइक अबायोटिक कंपोनेंट्स दे देंगे, जैसे कि सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेन, ये सब जो है वो कैसे है बेटा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग मतलब बायोटिक और अबायोटिक, ये दोनों का मिलन ही आपको एक अच्छा इकोसिस्टम देता है। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द फूड चेन एंड फूड वेब विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, फूड चेन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, फूड चेन इसका मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, लाइक ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड,
और उसके लिए वो चेन बनाते हैं, उसको अपन कहते हैं फूड चेन। फूड चेन एक बहुत साधारण सी भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखो, जैसे ग्रास, ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऑफर खाएगा। ग्रास ऑफर को कौन खाएगा? रैट खाएगा। रैट लिख लो, फ्रॉग लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रैट को कौन खा रहा है? ठीक है, और हॉक्स खा रहे हैं, या तो आप रैट को स्नेक खा रहा है, स्नेक के बाद हॉक खा रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है, फर्स्ट टॉपिक लेवल मतलब ग्रास, ठीक है, अब उसको खा रहा है दूसरा टॉपिक लेवल, ठीक है। अब अगर आप देखो, अब मैं आपको पॉइंट बताऊँ, ग्रासेस क्या है? ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो खाना बनाते हैं, है ना। ग्रास ऑफर क्या है? ये है हमारा फर्स्ट कंज्यूमर, सबसे पहले खाने वाला। कंज्यूमर मतलब कि जो खाता है, ठीक है। फिर उसको खाने वाला रैट आया, तो ये कौन हो गया? सेकंड कंज्यूमर, है ना। फिर हॉक आया, उसको अपन क्या बोलेंगे? थर्ड कंज्यूमर। ऐसे समझ में। अगर आपको ये हॉक मिटा देना है, चलो मैं इसको अगर ऐसे कर दूं कि यहाँ पे स्नेक लिख दूं, ठीक है, स्नेक, और स्नेक के बाद हम लिखते हैं, ओके, स्नेक के बाद हम लिखते हैं हाक। हाक 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 मतलब कि लाइक इट्स अ वल्चर, ठीक है, वल्चर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी लिख सकते हो। तो समझो कि यहाँ पे थर्ड कंज्यूमर आया, और फिर स्नेक को कौन खा रहा है? वल्चर खा रहा है, तो ये हो गया क्या? फोर्थ कंज्यूमर। आया समझ में? तो लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये इसको खाएगा, इसको खाएगा, ये चेन बन रही है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। बट फूड वेब में ऐसा नहीं होता है। फूड वेब में थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं। द इंटरलिंकिंग ऑफ टू और मोर फूड चेन फॉर्म अ नेट, और उस नेट को अपन कहते हैं फूड वेब, ठीक है, एक पूरा जाल बन जाता है। जैसे कि एन ऑर्गेनिज्म नीड नॉट बी कन्फाइंड टू ओनली वन फूड चेन। मैंने कहा ना कि एक ऑर्गेनिज्म को खाली दूसरा एक ही खाए पॉसिबल नहीं, उसको खाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे और एनिमल्स होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। देखो, जैसे कि प्रोड्यूसर की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रोड्यूसर कैन बी द पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन, इट कैन बी फीड बाय द रैट, ठीक है। अब देखो, अब एग्जाम्पल ये देखो, प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर को कौन कौन खा? प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स और ग्रास, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया? प्लांट्स और ग्रास, ठीक है। ये क्या हो गए? ये हो गए प्लांट्स, या तो फिर ग्रासेस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया? इसको इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, रैट भी खा रहा है, पीकॉक भी खा रहा है, मतलब कि एक कंपोनेंट को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन अलग अलग जो एनिमल्स है वो खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इंसेक्ट की बात करते हैं, तो इंसेक्ट को बर्ड भी खा रहा है, तो फ्रॉग भी खा रहा है ना। रैट को जो है वो रैट को तो खैर यहाँ पे खाली स्नेक का ही दिया हुआ है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? तो स्वान भी खा रहा है, तो स्नेक भी खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? तो स्नेक को हाक भी खा रहा है, और पिकॉक भी खा रहा है। बात समझ में आई? बात इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले, मतलब एक शिकार के लिए बहुत सारे शिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है, एक शिकार के लिए बहुत सारे शिकारी बैठे हुए हैं, तो उसको फूड वेब कहते हैं। जिसकी किस्मत हुई उसको खा लेगा, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके के फॉर्म को अपन बोलते बेटा फूड वेब। डिफरेंस क्लियर हुआ? एक्चुअली पहले बनती है फूड चेन, फूड चेन के बाद जब ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होते जाते हैं और कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो ये एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, उसको फूड वेब कहते हैं। इतना डिफरेंस है। ये इस तरीके से चार्ट ड्रॉ करके होगा ना, तो आपका आंसर ऐसे जोरदार लगेगा कि टीचर मजबूर होकर आपको फुल के फुल मार्क्स देंगे। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। साइंस और मैथ्स में फुल मार्क्स कैरी करना तो बहुत आसान है, ठीक है, बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ गैस एक्स विच इज़ यूज इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सी यूज़ होती है? ऑक्सीजन। सो अब एक एक क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है, तो एक एक चीज़ करके मैं आपको आंसर देती जा रही हूँ। तो एक्स गैस विच इज़ यूज इन रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है, डन। द सन रेस वाई चेंजेस दिस गैस इनटू द डेडली पॉइजनस गैस मेक अ जेड लेयर, ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब ये जो डेडली पॉइजनस गैस है, ये एक जेड लेयर बना रही है। कौन सी लेयर बना देती है? ओजोन लेयर बना देती है, ठीक है। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल डिजीजेस डब्ल्यू कॉज्ड बाय द रेस, ठीक है। एक डिजीज़ होती है डब्ल्यू, ये रेस से होती है। ये जो डिजीज़ है ना, ये स्किन रिलेटेड है, तो वो कौन सी होती है बेटा? स्किन कैंसर, ठीक है। देयर इज़ अ सिंथेटिक केमिकल, ओके, देयर इज़ अ सिंथेटिक केमिकल दैट कॉजेज होल्स इन द एटमॉस्फेरिक लेयर। एक सिंथेटिक मतलब कि एक आर्टिफिशियल एक केमिकल है जो ये ओजोन में छेद कर लेता है। दिस केमिकल इज पी, उसका नाम पी है, एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स क्यू एंड आर।
तो ये जो P है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, Q एंड P। Q में आप लिख दो AC या रेफ्रिजरेटर, और R क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स। अगर आपको AC रेफ्रिजरेटर नहीं लिखना है तो आप सिंपल इसको रेफ्रिजरेंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स का मतलब कि जो चीज़ें ठंडक पहुंचाती है ना, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ओके, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर कह रहा है द एस प्रोग्राम डिसाइडेड टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल पी। एस ने बोला भाई ये वाला केमिकल जो है वो ख़त्म कर दो, फ्रीज मतलब कि बंद कर दो, अब इसको प्रोडक्शन नहीं करना है। तो किसने कहा था, वो कहा था UNEP ने। ठीक है, क्लियर, आंसर सारे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम जैनम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर अ पिकनिक इन द गार्डन। ठीक है, ऑल द फ्रेंड्स ब्रॉट द स्नैक्स इन द प्लास्टिक बैग। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो है वो ऐसे खाने पीने का सामान लेके आए थे प्लास्टिक बैग और बॉक्सेस के अंदर। जब उनका खाना पीना आफ्टर स्नैक्स दे सम ऑफ द फ्रेंड्स यूज्ड टू बर्न द प्लास्टिक, डिसाइडेड टू बर्न द प्लास्टिक एंड लेफ्ट ओवर फूड। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि ठीक है प्लास्टिक है और जो भी खाना बच गया उसको जला देते हैं। जैनम डिड नॉट अलाउ द बॉयज़ टू डू सो। जैनम बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, उसने क्या किया, उसने प्लास्टिक बैग्स और बॉक्सेस और जो खाना बचा हुआ था उसको क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया। एंड उसके बाद उसने ना 2 तरीके के बिन वहाँ पे थे, एक ग्रीन बिन था, बिन मतलब कि डस्टबिन था, और एक ब्लू गार्बेज बिन था। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो अब क्या हुआ, नाउ इज बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। आपको क्या लगता है, प्लास्टिक को जलाना ये सही है, आप बताओ। नहीं है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये इको फ्रेंडली मेथड नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो सही मेथड है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव एनी 2 बेनिफिट्स फॉर द वेस्ट डिस्पोजल मेथड एक्सप्लेन बाय द जैनम। ठीक है, तो जैनम ने हमें जो बताया कि नहीं हम ब्लू डस्टबिन में और ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे, तो इसका क्या है। तो बेसिकली जैनम ने क्या किया, जैनम ने जो भी लेफ्ट ओवर फूड था ना, जो बचा हुआ था, या फ्रूट्स के जो पील्स थे ना, खा लिए थे, वो सब कैसे, वो सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो इसके लिए उसको हम लोग मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जबकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो कैसे हैं, उसको डाल दिया ब्लू डस्टबिन के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको रिसाइकलिंग के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ में भेजना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एनवायरमेंटल क्लीन हम लोग रख सकते हैं बाय सेपरेटिंग द बायोडिग्रेडेबल थिंग्स एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स इनटू द डिफरेंट डस्टबिन्स। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू कीप गार्डन्स एंड रोड्स क्लीन। हम कैसे कर सकते हैं, अब जैसे जैनम ने बताया वैसे ही कर देते हैं ना। क्या क्या बताया जैनम ने बोला कि भैया जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, है ना, उसको आप अलग कर लो। सो वी कैन कीप द गार्डन्स एंड रोड्स बाय थ्रोइंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द ब्लू डस्टबिन। ठीक है, और उसके अलावा जो लोग पार्क्स में और रोड्स पे जो थूका थूकी करते हैं, ठीक है, पिचकारियाँ मारते हैं, उनको भी हम रोक सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है, ये रोड को ख़राब मत करो। तो ये कुछ कम काम कर सकते हैं। नाउ व्हाट राइट 2 वैल्यूज़ डिस्प्लेड बाय द जैनम। ठीक है, अब जैनम्स की ये जो उसकी हरकतें थी, उससे पर क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, कि ये देश हमारा है और हमारा अधिकार है, ये हमारा ड्यूटी है कि हम हमारे देश को स्वच्छ रखें। और मुझे लग रहा है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ठीक है, उसको एनवायरमेंट को लाइक ही इज़ एनवायरमेंटल लवर। ठीक है, उसको एनवायरमेंट को अच्छा रखना ये क्वालिटी है। तो ये 2 चीज़ें मुझे उसमें अच्छी लगी। हो सकता है आपको कोई और 2 अच्छी लगे, आप वो लिख देना, क्योंकि ये तो वैल्यूज़ आर द मोरल। आप किसी इंसान में क्या अच्छाई देखते हो वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ और चीज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर क्या है, विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एन एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होता है वो आर्टिफिशियल, हमारे घर पे हम लोग डब्बा बना देते हैं, पानी डाल देते हैं, उसके अंदर हम लोग उसको रख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो हो गया। नेक्स्ट, विच रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर, UV रेज। अब ये भी अपन ने देखा था। ओके, अब क्या आ रहा है, द कंपोनेंट, द डैश कंपोनेंट कंप्राइज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अबायोटिक फैक्टर्स बोलेंगे ना। अबायोटिक अपन ने ऊपर पर देखा कंपोनेंट के बारे में। इन एन इकोसिस्टम ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म। अब इसके अंदर इकोसिस्टम में अंदर हर एक स्टेप जो फूड चेन का है वो क्या बताता है, वो अपन को बताता है ट्रॉपिक लेवल।
फूड वेब नहीं बताता, क्या बताता है, ट्रॉपिक लेवल बताता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर इज ड्यू टू द CFC, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलो देख लेते हैं। गार्डनिंग इज़ अ हार्मफुल एक्टिविटी फॉर एनवायरमेंट, कैसे हो सकता है, वो तो अच्छा है ना, गार्डनिंग करना तो अच्छा है, तो ये फॉल्स हो गया। डिकम्पोजर्स आर द क्लीनर्स ऑफ एनवायरमेंट, येस ट्रू। प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल, नहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू द फूड, यस एग्जैक्टली, इतनी निकलती है बट वो खाली 10% ही ले पाती है, ठीक है, तो यस इट्स ट्रू। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज बाय डायरेक्शनल, फॉल्स, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। हमेशा जो एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, याद कर लेना, ठीक है। जैसे प्लांट्स को खाया काव ने, ठीक है, चलो काव को खाया किसी और, लाइक शेर ने शिकार कर लिया, शेर का शिकार किसी और ने किया, तो ऐसे करते करते जाएगी ना, ठीक है। अभी शेर मर जाएगा तो शेर को तो गाय जो है वो शिकार नहीं कर सकती है, तो शेर की एनर्जी गाय में आएगी क्या, नहीं आएगी ना, गाय की एनर्जी शेर में जाएगी, ठीक है। अगर गाय मर जाती है तो यहाँ गाय का शिकार कोई प्लांट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब ये एक डायरेक्शन में जाती है एनर्जी। द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, यस एब्सोल्युटली। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O4, फॉल्स, ठीक है। क्या होता है, O3 होता है, ऊपर देखा अपन ने। इन द फूड चेन ऑफ ग्रास, गोट एंड लायन इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, देखो ग्रास होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट कंज्यूमर और ये हो जाएगा सेकंड कंज्यूमर, हाँ सही बात है, इस हिसाब से तो ये सही जा रहा है, तो यस इट्स ट्रू। गार्डन इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम, गार्डन नहीं, फॉल्स, ये आर्टिफिशियल है, वो हम बनाते हैं, गार्डन हम बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल, कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को आप जब मार देंगे तो क्या होगा। द पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फूड चेन बिलो द ट्रॉपिक लेवल इंक्रीजेस, अब एक ट्रॉपिक लेवल के नीचे तो वो तो इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फूड चेन बिलो द ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेस, द फूड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ट्रॉपिक लेवल अबव इट इंक्रीजेस, द इकोसिस्टम रिमेन बैलेंस। देखो डी ऑप्शन तो हाई आती है, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो हमारे पास अगर हम लोग इसको ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं तो ये ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 ऐसे करके, समझो ये वाले सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो समझो ये है हमारा ग्रास प्रोड्यूसर, तो इसको खाने वाला कोई होगा नहीं, तो ये वाला जो ट्रॉपिक लेवल है इसके नीचे वाला है, बिलो वाला है, तो वो तो इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना, और इसके ऊपर वाले बेचारे भूखे मर जाएंगे क्योंकि ये वाला तो है ही नहीं, तो खाएंगे क्या, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी देखते हैं फिर से, द पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फूड चेन बिलो द ट्रॉपिक लेवल, इसके नीचे वाला इंक्रीज़ होगा, हाँ। द पॉपुलेशन बिलो दैट डिक्रीज, नहीं, द पॉपुलेशन अबव इट इंक्रीज, उसके बाद भी इंक्रीज नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। कैसा है, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट वन। समझ में आया ना कैसे किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल टेम्परेचर हर जगह पे बढ़ ही रहा है, डिक्रीज इन ओजोन लेयर सबका प्रॉब्लम है, लॉस इन बायोडाइवर्सिटी हर जगह पे प्रॉब्लम है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये पूरे के पूरे दुनिया का ये प्रॉब्लम है ही, तो इसके लिए इसको हम ग्लोबल प्रॉब्लम मान सकते हैं। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इसका मतलब क्या होता है, पॉइजनस थिंग, ठीक है, पॉइजनस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो हमेशा याद कर लेना, जैसे अपना ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये फोर्थ आया, जो भी टॉप मोस्ट पे रहेगा ना बेटा उसमें टॉक्सिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो ग्रास T1 पे आएगा, ठीक है, ग्रास ओफर T2 पे आएगा, फिर ग्रास ओफर को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, तो ये T3 पे आएगा, मतलब क्या होगा, T4 पीकॉक, ठीक है, पीकॉक जो होगा उसके अंदर मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसके अंदर टॉक्सिक लेवल ज़्यादा होगा, गंदगी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिफरेंट टॉपिक लेवल, विच टॉपिक लेवल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, ग्रास के पास, ठीक है, सबसे एनर्जी ग्रास, मतलब कि T1 किसके पास है, T1। नेक्स्ट,
If in a food chain producers receive 5000 किलोजूल एनर्जी, देन हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। देखो इसको अपन 10% लॉ के साथ समझते हैं। स्टार्टिंग में 5000 किलोजूल एनर्जी है, ठीक है, ये समझो कि T1 के पास है। फिर अगर T2 की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें से 10% कम हो जाएगी, तो 10%, 1 2 3, कितना गया 500। तो T2 के पास कितनी आ गई 500, ठीक है। अब अगर T3 की बात करते तो इसमें से और 10% कम हो जाएगा, तो कितना बचा T3 के लिए, कितना बचा 50। तो आंसर क्या आएगा 50। ओके, तो थर्ड टॉपिक लेवल कितना आया 50 किलो जूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन। फूड चेन कौन बना रहा है? ग्रास, व्हीट, एलिफेंट। ना, ये तो देखकर ही अजीब लग रहा है। ग्रास, गोट, ह्यूमन, ये सही लग रहा है मेरे को। गोट, काउ, बकरी को गाय नहीं खाती है। ग्रास को फिश नहीं, फिश खाती है तो, बट अगर समझो फिश खाती भी है समुद्र के अंदर तो उसको गोट नहीं खाता। साफ साफ दिख रहा है सेकंड, ठीक है, साफ साफ क्लियर हो गया दैट बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा? प्लास्टिक, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट, द गार्डन इज एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन। गार्डन इकोसिस्टम है क्यों? देखो इकोसिस्टम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वो जगह जहाँ पर जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ें एक साथ इंटरेक्ट करती हो, एक साथ मिलती हो और एक साथ काम करती हो, ठीक है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सो द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टूगेदर विद द अबायोटिक टू फॉर्म अबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स फॉर्म द इकोसिस्टम। ठीक है, द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंटरेक्टिंग मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स एक साथ जब रहते हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट, जैसे ग्रास, ट्री, श्रब्स और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स भी हैं, फ्रॉग, स्क्वेरल्स, ओके, इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह, वो सब गार्डन में देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलजुल के रहते हैं। उनका ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बट ऑब्वियसली वहाँ के टेम्परेचर, लाइट, विंड, एनर्जी, वाटर, मिनरल, इन सबसे इम्पेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, इसके लिए गार्डन एक इकोसिस्टम माना जाता है। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। आज आप किसी भी गार्डन में जाओ तो जो लोग होते हैं वो टहलते हैं सुबह सुबह, ठीक है, फ्रेश एयर लेते हैं। एयर लेते हैं तो कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से लेते हैं, ठीक है। अच्छी सी हवा चलती है ना, हवा, नॉन लिविंग थिंग। वहाँ पे अगर कोई तालाब वाला बीच में होता है तो मस्त पानी होता है, ठीक है, बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ आती है, सब कुछ होता है ना, मज़ा आता है ना सुबह सुबह जब हम गार्डन में जाते हैं। तो बस वही तो बात है, इसके लिए इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दे आर द ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दे आर द हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब कि वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए। दे कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक जो मिट्टी में पाया जाता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। और हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओके, वी कैन नॉट convert inorganic substance into the organic substance. It include green plants and photosynthetic microorganism, जैसे कि अलगे वगैरह हो गया। और यहाँ पे जितने भी हर्बीवरस है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, सब कुछ डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एन ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। ओजोन लेयर कैसे बनता है? देखो, ओजोन लेयर एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेस एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है, छोड़ो मैं इसको कलर नहीं करती हूँ, दिखेगा नहीं, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यूवी के साथ कांटेक्ट में आता है, तो यूवी ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन के एटम में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, वो डिवाइड हो जाता है 2 ऑक्सीजन एटम्स के अंदर, ठीक है। अब ये एक ऑक्सीजन एटम उड़ता जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास और उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। ये एटम जो है वो कंबाइन हो गया मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बन गया? O3 मतलब कि ओजोन। तो इस तरीके से ओजोन लेयर जो है वो बनता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 वेज इन विच द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। किस तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिकम्पोज तो होते नहीं हैं, सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात तो वही है। तो उसको क्या कर सकते हैं? अगर हम उसको ऐसे छोड़ देना तो पॉल्यूशन कॉज करेंगे,
चॉक्स कर लेंगे। चॉक्स मतलब कि एनिमल्स, जैसे प्लास्टिक की पन्नी और गाय खा लेती है तो उस बीमारी हो जाती है, वो मर भी जाती है, ठीक है, उनको मार सकते हैं ये सारी चीज़ें। अगर पानी में डाल देते हैं तो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा, मिट्टी में दफना देते हैं तो सॉइल पोल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, तो ये इस तरीके से लाइक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये किसी भी हाल में, आप उसको यूँ भी छोड़ दोगे फिर भी हानिकारक है, उसको आप कहीं पर दबाओगे तो हानिकारक है, उसको आप जलाओगे तो हानिकारक है। तो इट्स बेटर कि हम ये चीज़ को कोशिश कर सकते हैं कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जितना हो उतना कम यूज़ करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, उनको समझ नहीं आता भाई ये है क्या। देखो मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है ना, जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स जो होते हैं वो जो टॉप मोस्ट टॉपिक लेवल होते हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट, आते जाते आते जाते आते जाते, और इसी को अपन कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बात समझ में नहीं है। देखो अभी जैसे ग्रास है, अब ग्रास सबसे ज़्यादा प्योर क्या है, ग्रास, ठीक है, समझो। अब इस ग्रास के अंदर थोड़ा बहुत केमिकल वगैरह आ गया, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स डाल दिया, आ गया, अब वो केमिकल आया इसके अंदर। अब ये केमिकल किस में चला जाएगा, ग्रास ओफर में जाएगा, क्योंकि वो खा रहा है उसको, ठीक है। अब ग्रास ओफर खाली ये ग्रास तो खाएगा नहीं, बहुत कुछ खाएगा, तो जहाँ से भी खाएगा उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये फ्रॉग खा रहा है ग्रास ओफर को, तो फ्रॉग में ग्रास का भी केमिकल आया और ग्रास ओफर की बॉडी में भी तो गंदगी होगी ना, किडनी वगैरह तो उनकी भी होती है, तो वो भी उसमें बढ़ गया, ठीक है। अब स्नेक खा रहा है इसको, तो स्नेक के अंदर ग्रास का टॉक्सिक लेवल, ठीक है, ग्रास के अंदर जो भी केमिकल्स है वो ग्रास ओफर के अंदर केमिकल्स है, वो फ्रॉग के अंदर केमिकल्स है, वो सब स्नेक में आ गए। फिर स्नेक को खा रहा है वल्चर यहाँ, ठीक है, तो वो आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ता जा रहा है, केमिकल्स का कंपोजिशन बढ़ता जा रहा है और लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जो टॉप मोस्ट टॉपिक लेवल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इसमें अपन को चिंताजनक बात यह है कि आप और हम सबसे टॉप मोस्ट में आते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द टॉप मोस्ट टॉपिक लेवल। इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, टॉक्सिक ज़्यादा है, ठीक है, और दैट्स वाई भगवान ने हमारे अंदर किडनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है, भाई इनके टॉक्सिक को निकालो वरना मर जाएंगे। आई बात समझ में। क्यों एक प्लांट, अगर आप एक प्लांट को नहीं काटो तो वो 1200 साल, 1000 साल, 2000 साल आराम से जी लेता है, ठीक है, और हमारे लिए 70 साल तो बहुत हो गए भैया, ठीक है। 70 साल का मतलब कि भगवान ने हमें कृपा कर दी हमारे ऊपर, तो वो बात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हम ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वी हैव द वेरी लिटल लाइफ स्पैन, ठीक है, 50 साल 70 साल। एनिमल्स को आप देख लो, दूसरे वाले तो 15 साल 20 साल इतना ही होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज कि वो टॉप मोस्ट टॉपिक लेवल पे आते हैं, बिकॉज कि उनके अंदर ओके दैट्स वाई कि उनके अंदर बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ ये, इतना पॉइंट समझ में आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, आ जाओ भाई। तो देखो बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जो डिकम्पोजर्स हैं, सेप्रोफाइट्स मतलब कि फंगीज, ठीक है, चैप्टर 5 में किया होगा अपन ने, तो वो उसको आराम से ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है बाय द सेप्रोफाइट्स, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, ये साइकिल सिंथेटिक मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल को कौन डिग्रेड करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है, आइए देख लेते हैं। देखो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स की डेड बॉडी हो गई, तो उनको क्या करेंगे, खाएंगे। अभी आपने कई बार सड़क पे देखा होगा, कोई जानवर जब मर जाता है, कुत्ता बिल्ली कोई मर जाता है, तो उसके बाद ना उसकी बॉडी अपने धीरे धीरे गलना शुरू करती है, ठीक है। देखा तो होगा, कोई सड़क पे ये सब हादसे होते रहते हैं, अपन देखते भी आते हुए जाते, ठीक है। तो उनकी बॉडी धीरे धीरे गलना शुरू करती है, स्मेल आना शुरू करती है उनकी बॉडी के अंदर से, तो उस स्मेलिंग पार्ट को अगर हम बोलेंगे तो दैट इज़ अ डिकम्पोजिशन उनकी बॉडी में हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, ये क्या कर लेंगे, जो भी उनकी बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उनको कन्वर्ट कर लेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर। जितने भी एलिमेंट्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, उनको वो फिर से नेचर को पहुंचाएंगे, बैक टू द नेचर, ठीक है, जहाँ से लिया था वहीं पर अपन को वापस देना है। तो इस तरीके से डिकम्पोजर्स जो है वो बैलेंस बना के रखते हैं और एनवायरनमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मटेरियल, गिव 2 मेथड्स। हाँ 4 नहीं है भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स। ठीक है, गिव टू मेथड्स। तो जो हम लोग कचरा फेंकते हैं तो ये वेस्ट को डिस्पोज करने के जो प्रॉब्लम हमें आते हैं तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी पहले चीज़ है वो ये है कि आप ना बोलते गीला कचरा और सूखा कचरा उसको अलग कर दो, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल वाली चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है वो, और नॉन बायो वाली जो है वो अलग कर दो। ठीक है, डंप करने से पहले उसको अलग कर दो। सेग्रीगेट मतलब क्या करना है, सेपरेट, इसका मतलब क्या होता है सेपरेट करना। उसके बाद जितने भी मटेरियल्स हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं उसको हमें देना होगा रिसाइकलिंग के अंदर, जैसे कि पेपर, ग्लास, मेटल, रबर, वो चला जाएगा रिसाइकलिंग में। ठीक है, क्लियर। चलिए बस ये दो ही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स। देखो अब ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है और उसके अपन को एग्जाम्पल देना है फूड चेन के हिसाब से। सॉरी, तो अब जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो भी स्टेजेस आते हैं, ठीक है, जो जैसे ग्रास को ये खा रहा है, इसको दूसरा खा रहा है, उसको तीसरा खा रहा है, तो देयर आर द स्टेजेस। ठीक है, तो ये जो लेवल्स होते हैं और जो स्टेजेस होते हैं फूड चेन के अंदर जहाँ पे खाना जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल, उसको अपन कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, एक प्यारा से पहले एग्जांपल देख लेते हैं तो अपन को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ग्रास को खाया जा रहा है ग्रास ओफर के थ्रू। ठीक है, ग्रास ओफर को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है पीकॉक। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो, अब इसमें ये बात समझ में आती है कि जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर है, वो खाना बनाता है, तो वो आएगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। ग्रास होफर जो है, ध्यान देना, ग्रास होफर जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आएगा, बट कंज्यूमर फर्स्ट होगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक ना एक ये ट्रायंगल बनाऊँ तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ। कितना गंदा बना है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला ये आया। ओके, अब ये जो है इसको अपन कहेंगे ट्रॉपिक लेवल 1। ठीक है, और यहाँ पे कौन आता है, प्रोड्यूसर, जो खाना बनाता है। फिर स्टेज में कौन आएगा, ट्रॉपिक लेवल 2। ये कौन होगा, ये हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन सा होगा, फर्स्ट, स्टार्टिंग यहाँ से आया तो देखो क्या हो गया, फर्स्ट कंज्यूमर। और ये ऑलमोस्ट कौन से होते हैं, दे आर द हर्बीवरस एनिमल्स। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, वो सारे होते हैं जो घास फूस खाते हैं। फिर अगर ऊपर की तरफ बात करेंगे तो ये आएगा थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में कंज्यूमर 2 आएंगे। ठीक है, कंज्यूमर 2 कौन आएंगे, कार्निवरस। ठीक है, जो इनको खाएंगे, हार्बीवरस को खाएंगे। फिर ट्रॉपिक लेवल 4 में हम बात करते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 4 में हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, कंज्यूमर कौन सा हो जाएगा, 3, जो इनको खाएगा। ट्रॉपिक लेवल 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन सा होगा, 4, जो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ ध्यान दे देना, दैट किंतु परंतु। ठीक है, जैसे पीकॉक है तो वो कंज्यूमर 4th हुआ, कार्निवरस ही है, बट वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, 5th। तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। तो बस इसी को ही अपन ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग स्टेजेस आते हैं उसी को अपन कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, वेयर इज़ द ओजोन लेयर फाउंड एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। देखो ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, लाइक स्ट्रेटोस्फीयर पे पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है हम लोगों के लिए, जिसमें से लाइक वो जो हार्मफुल यूवी रेस आती हैं उसको वो वार्ड करता है, वार्ड मतलब रोकता है उसको। ठीक है, वार्ड ऑफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ना एक बार क्या सवाल आया था, इसी का ही सवाल आया था, ऐसे MCQ में आया था। पता है उन्होंने क्या कर लिया था अपनी गुजरात बोर्ड में, ठीक है, क्या कर लिया था, एनवायरनमेंट की जगह वहाँ पे लिख दिया था एनवायरमेंटल। याद करना मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिख दिया था, एनवायरमेंटल। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार एनवायरमेंट था कि एनवायरमेंटल था, क्योंकि इतनी हल्की फुल्की चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती है ना। तो बहुत सारे बच्चे एनवायरमेंटल पे करके आए थे, बेचारों के 1 मार्क कट गए। तो ध्यान देना, ठीक है, इट्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, क्लियर हुआ। मैं आपको वो बताती जा रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने देखा है बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। मुझे पेपर चेक करते हुए बोलते हैं अरे बच्चे ने इसकी वजह से बच्चे का 1 मार्क चला गया। तो वो सारी मिस्टेक्स आप ना करो इन योर एग्जाम, सो आई एम जस्ट गाइडिंग यू फॉर दैट। ओके, चलो आगे देखते हैं।
सो इन एन इकोसिस्टम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा ये वाला एग्जाम्पल ग्रास ओफर वाला, तो अभी क्या ग्रास ओफर को ग्रास खा पाएगा? नहीं। स्नेक को फ्रॉग खा पाएगा? नहीं, ठीक है, सीधी बात है, नहीं खा। तो इसके लिए फ्रॉग से एनर्जी जाएगी स्नेक में, स्नेक से एनर्जी फ्रॉग में नहीं आएगी, है ना। तो इसके लिए यूनिडायरेक्शनल है। ओजोन कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ डैश एटम्स विच इज नोन एज अ पॉइजनस गैस। सॉरी, ऑक्सीजन कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ डैश एटम्स विच इज नोन एज अ पॉइजनस गैस। 3 एटम्स, ठीक है, ओजोन बनेगा। द प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सनलाइट टू डैश एनर्जी, केमिकल एनर्जी। प्रोड्यूसर्स जो है वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ऊपर ऊपर अभी अपन ने देखा। चलो आइए देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो हालांकि मैंने समझा भी दिया, आप में से काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर भी हो चुका होगा। द एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है, सन की एनर्जी सीधा आती है ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स के ऊपर। फिर प्लांट्स में खाना बनाते हैं तो वो पास होती है हर्बीवरस में, हर्बीवरस को खाते हैं कार्निवरस। ये एनर्जी जो है वो रिवर्ट बैक नहीं होगी ना, ठीक है, वही चीज़ मैंने बोला कि एनर्जी डज नॉट रिवर्ट। अब ऑटोट्रॉप में से सनलाइट वापस सन के पास जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। हर्बीवरस से सीधा प्लांट्स में नहीं आएगी, ऑटोट्रॉप्स में नहीं आएगी। तो इसके लिए एनर्जी फ्लो कैसी है बेटा? यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ 10% लॉ ऑफ एनर्जी, और उसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। देखो अब बेसिकली हम बात करते हैं 10% लॉ मतलब किस तरीके से होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, तो खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जैसे अपन सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 100 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड बाय द सन फॉल्स ऑन द प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, ओके, उनके पास कितना जाएगा? उनके पास जाएगा 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है? मतलब देखो इस तरीके से है कि 1000 जूल्स एनर्जी कहाँ से आई हम लोगों को? सन से आई, ओके। सन से जो ग्रास होगा या जो प्लांट्स होंगे वो खाली 1% एनर्जी ही लेते हैं। तो 1000 का 1% कितना हो जाएगा? 2 0 काट लो तो कितना हो गया? 10 जूल। तो ग्रास के पास कितना गया? 10 जूल गया, ठीक है। अब उसके बाद समझो ग्रास को कौन खा रहा है? अब अपन खा रहा है नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द 10% लो, ओनली 10% ऑफ द 10 जूल ऑफ एनर्जी विच इज़ 1 इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। तो अब देखो 10 जूल का मैं 10% गिनूँ तो 0 0 कितना आया? 1 जूल, ठीक है। 1 जूल जो आएगा वो कहाँ पे जाएगा? सेकंड। देखो ये था हमारा T1 फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये जाएगा हमारा सेकंड टॉपिक लेवल में। क्लियर हुआ? 1 जूल ऑफ एनर्जी ये आ गया अपना सेकंड टॉपिक लेवल में स्टोर्ड हो जाएगा। अब अगर इसका भी, ठीक है, 1 जूल का भी हम लोग 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.1, 0 पॉइंट कहाँ पे जाएगा? 3। तो अब जो थर्ड टॉपिक लेवल आएगा उसके लिए कितना हो जाएगा? उसके पास कितनी एनर्जी आएगी? 0.1% जूल। बात समझ में आया? ठीक है। तो सनलाइट से जो प्लांट, जो ग्रास या प्लांट्स जो एनर्जी लेते हैं वो 1% लेते हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर्स आते हैं उनमें 10% की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। इसके लिए इसको अपन कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। क्लियर? डन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल 1000 जूल लिया, आप 10,000 ले लो, 5000 ले लो, 50,000, जो भी आपको एग्जांपल के थ्रू लेना है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा 15 चैप्टर और एनवायरनमेंट 15 है, या शायद न्यू बुक के हिसाब से 13 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये है आपका 13, हाँ सॉरी, ठीक है, 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर हमारा पहला पड़ाव ख़त्म हो गया। तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए बेटा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। काफ़ी अच्छे मार्क्स का चैप्टर ये कैरी करता है, और यही चैप्टर आप लोगों लाइक ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो बोर्ड के हिसाब से अब तक ये 8 से 10 मार्क का चैप्टर तो गिना जाता था। तो अभी तो आपका मिड टर्म होगा तो चैप्टर्स कम होते हैं, इसके लिए इसका वेटेज ज़्यादा होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो इन द चैनल विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।